everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. Today in this video, I'll be discussing about Indian foreign policy. देखिए इंडिया की foreign policy means कि हमारी क्या strategy है towards another nation. मतलब हम दूसरे देशों के लिए क्या strategy रखते हैं, उनके साथ कैसे relation रखते हैं, किस तरीके का trade रखते हैं, मतलब हमारी क्या approach है towards another nation. ये क्या होती है, हमारी foreign policy होती है. तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, बैकग्राउंड हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब किस सिचुएशन की वजह से, मतलब क्या क्या सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनी, वो देखेंगे. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ हमारी फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चेंज होती जाती है. जैसे पहले नेहरू जी आए, फिर शास्त्री जी आए, इंदिरा गांधी जी आए, राजीव गांधी, फिर इस तरीके से जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनकी क्या होती है, पॉलिसी चेंज होती जाती है. तो हमारे पॉलिसी का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या मेन पिलर्स है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर एसोसिएटेड विद इंडियन फॉरेन पॉलिसी. हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे इस वीडियो में. तो देखिए पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 के टाइम पे ही, मतलब उसके पहले क्या था, कॉलोनियल रूल था. कॉलोनियल रूल में हमारी जो भी पॉलिसी थी किसके अकॉर्डिंग थी, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग थी. फिर जैसे ही देश आज़ाद होता है तो फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है हमारी 1947 टू 64 तक, किसकी बनती है, नेहरू जी की. यहाँ पे नेहरू भी नेहरा आता है, मतलब नेहरू जी की गवर्नमेंट बनती है. इस टाइम पे हमारी फॉरेन पॉलिसी जब बन रही थी उस टाइम पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस थे. देखो पहला तो क्या, हमारा देश दो भागों में टूट गया था, पाकिस्तान और इंडिया. वहाँ पे क्या हो रहा था, माइग्रेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे. उसके बाद ही 1961-62 के टाइम पे वॉर हो जाती है चाइना से. 1962 के टाइम पे क्या हो जाती है, वॉर हो जाती है चाइना के साथ. उसके बाद इसी टाइम पे कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाती है. देखो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है 1945 टू 1991. मतलब पूरा जो वर्ल्ड था दो भागों में डिवाइड हो चुका था. कौन से दो भाग, यूएस एंड यूएसएसआर, मतलब जो सोवियत यूनियन था और यूएस, इन दो भाग में डिवाइड हो जाता है. तो इंडिया अपनी पॉलिसी अपनी ऐसी बनाता है कि हम ना वो यूएस को ज्वाइन करता है और ना वो यूएसएसआर को ज्वाइन करता है. मतलब वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की. मतलब ना वो यूएस के साथ रहेगा ना वो सोवियत यूनियन के साथ रहेगा. मतलब जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बन रही थी तो उस टाइम पे हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉलिसी को अपनाया था. उस टाइम पे वॉर भी हो जाती है. और फिर किसकी गवर्नमेंट आती है, देखो 1964 तक हो गया. इसके बाद 65 66, मतलब इधर के साइड किसकी गवर्नमेंट आएगी, यहाँ पे आती है शास्त्री जी की गवर्नमेंट. इस टाइम पे वापस से हमारी लड़ाई हो जाती है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ. 1965 पे वॉर हो जाती है. और इसी टाइम पे हमारे यहाँ हो जाती है प्रॉब्लम, आ जाती है खाने की. मतलब हमारे यहाँ फूड क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं. तो हम यूएस से PL 480 प्रोग्राम जो है उसके तहत फूड लेते हैं, मतलब हेल्प लेते हैं यूएस से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है खाने की. फिर क्या होता है 66 टू 77, अगर आप देखेंगे 66 टू 77, और फिर 80 से 84 तक यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है इंदिरा गांधी जी की. इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे क्या होता है, एक तो 1971 में वॉर हो जाती है बांग्लादेश के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश वाले रीज़न की वजह से. रशिया के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. उसके बाद हमारा स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के तहत क्या होता है, एक हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे चेंजेस होते हैं, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट होता है वो भी इसी टाइम पे होता है. तो उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं. मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी एक अलग ही रूप ले लेती है उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे. फिर किसकी गवर्नमेंट आती है, 84 टू 89 तक आती है राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट. उस टाइम पे हमारे श्रीलंका के साथ क्राइसिस हो जाते हैं. मतलब श्रीलंका का जो तमिल वाला सिन्हालिस वाला जो चलता है, LTT ग्रुप बन जाता है, तो राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है. तो उस टाइम पे क्या हो जाता है हमारे, मतलब उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स में चलती है. फिर 1991, मतलब 1990s के टाइम पे, 1991 का टाइम देखोगे तो LPG रिफॉर्म आ जाते हैं नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के टाइम पे. उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे रिलेशन जो है दूसरे देशों के साथ सुधारने की कोशिश करते हैं. उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, लिबरलाइजेशन आ जाता है. फिर 1998 के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हम फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं. न्यूक्लियर टेस्ट जब करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं इंटरनेशनल. यूएस के साथ थोड़े रिलेशन हमारे कम अच्छे हो जाते हैं. फिर और जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, फिर मनमोहन सिंह जी का टाइम आता है 2004 टू 14 तक. तो इस टाइम पे क्या होता है, फिर हमारे रिलेशन थोड़े ठीक होना स्टार्ट होता है. 2008 में हमारी न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाती है और यूएस भी हम उसके सैंक्शंस हटा देता है. फिर अगर हम 2014 ऑनवर्ड्स देखें तो अभी वाली एनडीए गवर्नमेंट है जो कि अभी चल रही है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो एक्टिस्ट पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं.
उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हम अच्छे से फोकस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, दूसरी कंट्री का इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, मतलब दूसरे देश आए हमारे देश में इन्वेस्ट करें। उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हो गए, मतलब डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम अपना क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद मतलब रीजनल, हमारा रीजनल्स की मतलब रीजन जो है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन हो गया, इंडिया की टेरिटरी हो गई, उसकी सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के इवोल्यूशन में, मतलब किस तरीके से देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेके अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, कौन कौन से कंसर्न्स थे, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट से जो हमें फेस करने पड़े। और इवन 1999 के टाइम पे क्या हो जाती है, एक कारगिल वॉर भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम और अच्छी तरीके से आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है हमारी फॉरेन पॉलिसी में। तो फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, ऐसा कंट्री के प्लान टुवर्ड्स अनदर नेशन, मतलब दूसरे देशों को किस तरीके से हैंडल करना है, तो वो क्या होती है हमारी, दैट इज अवर फॉरेन पॉलिसी। इसमें ये भी बताते हैं कि हाउ कंट्रीज विल रिलेट एंड कोलैबोरेट, मतलब किस तरीके से रिलेट करेगी, कोलैबोरेट करेगी ऑन डिफरेंट पर्पस, जैसे विथ रिगार्ड टू ट्रेड, पीस, सिक्योरिटी, मतलब इन सब चीज़ों को किस तरीके से दूसरे देशों के साथ रखना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसको शो करती है, सोवरनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। सोवरनिटी मतलब हम क्या है, इंडिपेंडेंट, हम किसी के अधीन नहीं है। हमें जो भी डिसीजन लेना होगा, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, वी आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन, मतलब हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। और नेशनल इंटरेस्ट मतलब जो इंडिया के फायदे के लिए चीज़ें होगी, मतलब जो हमारे देश के हित में होगी चीज़ें, वही हम चीज़ें करेंगे। तो वो हमारी फॉरेन पॉलिसी इन चीज़ों पे फोकस करती है, मतलब पूरे ग्लोबल अरेना में इंडिया को बढ़ाना। बैकग्राउंड अगर आप देखें तो जब हमारी नेशन बिल्डिंग का टाइम चल रहा था, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो कई सारे इश्यूज थे, जैसे वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड उस टाइम पे खत्म हुई थी, हमारे देश में लड़ाइयाँ चल रही थी, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, कई सारी इंटरनेशनल बॉडी जैसे यूनाइटेड नेशन बन रहा था, कई सारी नई कंट्रीज बन रही थी, बहुत सारे देश थे जो कॉलोनियल रूल से हट रहे थे ड्यू टू एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। इंडिया को कई सारी चीज़ों से डील करना था, जैसे पार्टीशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो किसको रिस्पेक्ट करेगा, सारे देशों की सोवरनिटी को रिस्पेक्ट करेगा टू अचीव सिक्योरिटी, और किसको मेंटेन करेगा, पीस एंड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशन। देखो तो हमारे जो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, जैसे कि लेक ऑफ रिसोर्सेस हो गया, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गया दूसरी नेशन पे, मतलब ये सब चीज़ें हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में चीज़ें नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, दूसरे देशों पे डिपेंड रहेंगे। दूसरे देशों पे डिपेंड रहेंगे तो हमारी उस देश के प्रति क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ये क्या करेगा, इस चीज़ को अफेक्ट करेगा। तो जब हमारी पॉलिसी बन रही थी उस टाइम पे मतलब कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर का डेवलपमेंट हो रहा था। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है वर्ल्ड की बड़ी पावर जैसे कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया, चाइना, इन सब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है। हमें इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है, मतलब जो ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब हमारे हित में जो चीज़ें, हमारे फायदे की जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंटी टेररिज्म को फॉलो करना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन सबको क्या करना है, खत्म करना है। बेनिफिट्स इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे फोकस करना है, और कई सारे सेक्टर जो है जिन पे क्या करना है, हमें फोकस करना है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनमें हमें कोऑपरेट करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनमें हमें कोऑपरेट करना है। तो जैसे बिम्स्टेक, IBSA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, हमें कोऑपरेट करना है साथ में, और वर्क करना है किधर, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स हो गए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में। उसके बाद इंडिया का अगर फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो शुरू के साल में क्या होता है, जैसे मैंने बता ही दिया था कि शुरू में नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसको क्या करते हैं, हम फोकस करते, किसी देश को नहीं ज्वाइन करते हैं। उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार क्या आ जाता है, हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स आ जाते हैं, उस टाइम पे कई चीज़ें चेंज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे रीजनल फैक्टर्स जो मतलब दूसरे देशों के प्रति क्या हो जाते हैं, थोड़े रिलेशंस बदलते हैं। पहले हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं 1998 में न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए, फिर वही 2008 में सैंक्शंस हट जाते हैं, तो हमारे रिलेशन US से सुधर जाते हैं। फिर अगर अब अभी का टाइम देखें तो इंडिया हमेशा मतलब किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, सारी मेजर पावर्स जो है उनके साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने में फोकस कर रहा है। और अभी के टाइम पे जो
टेक्नोलॉजीज एमर्ज हो रही है, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई हो गया, इन चीज़ों पे क्या कर रहा है हमारा देश, फोकस कर रहा है। अब देखेंगे हम कि क्या क्या की पिलर्स है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के। पहले पंचशील एग्रीमेंट। इंडिया किसको फोकस करता है, पंचशील एग्रीमेंट, मतलब जो हमने साइन किया था पहले। इसका क्या है, पांच शील मतलब 5 प्रिंसिपल्स। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब किसी भी देश के क्या करेंगे हम, उसकी सोवरेनिटी और वहाँ की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमेशा हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल मतलब वो भी हमारी करें और हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, कभी भी अग्रेसिव नहीं होंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर, मतलब उनका अगर कोई डोमेस्टिक अफेयर है तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वलिटी रखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब हर देश को बराबर ट्रीट करेंगे। और पीसफुली किसी भी चीज़ को रिजोल्यूशन देंगे। हमेशा हम पीसफुल की बात करते हैं, पीसफुली चीज़ों को सुलझाने की, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। मतलब इंडिया हमेशा यही प्रमोट करता है। देखो जैसे चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर हो, इंडिया हमेशा किस चीज़ को सजेस्ट करता है कि बातें काय से सुलझानी चाहिए आपको, पीस नेगोशिएशन एंड टॉक से। मतलब ये लड़ाई मत करो, आप क्या करो, बातें करके, नेगोशिएशंस करके चीज़ों को सुलझा लो, पीसफुली चीज़ों को सुलझा लो। तो ये इंडिया की अप्रोच है। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी। इंडिया चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सबको क्या करता है, बराबर रिस्पेक्ट देता है, हर किसी को रिस्पेक्ट से बात करता है। और हमेशा एक्सपेक्ट भी करता है कि अगर हमने किसी देश को रिस्पेक्ट दी है तो वो भी हमें क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा हमारी बेइज्जती कर रहा है और फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, वो प्रिंसिपल नहीं फॉलो करते हम। सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों को सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है और इट रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशन। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब हमारी जो जगह है वो हमारी ही है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन अगर हमारी अगर कोई जगह है तो वो हमारी है, वहाँ पे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारी क्या है, वहाँ पे ऑटोनॉमी है। तो इसलिए हमेशा काउंटर बैलेंस करता है चाइना के डोमिनेंस को, क्योंकि चाइना अगर कंट्रोल करना चाह रहा है हमारे रीजन को तो इंडिया हमेशा उसको काउंटर करता है। उसके बाद बड़े बड़े पावर जो फुल कंट्रीज जो हो गए उनके साथ हमेशा बैलेंस बना के काम करता है। यूएस हो गया, चाइना, रशिया, इन सब के साथ अच्छे से रिलेशन रखता है। देखो रशिया और यूएस इन दोनों की टसल है, इन दोनों की नहीं बनती, फिर भी इंडिया यूएस के साथ भी बराबर रिलेशन रखता है और रशिया के साथ भी बराबर रिलेशन रखता है। तो इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी है। चाइना की हेजेमनी को हमेशा क्या करता है, इंडिया खत्म करने की कोशिश करता है। मतलब चाइना जो अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा रहा है उसको इंडिया क्या करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है, हमेशा काउंटर करता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे यूएन, WTO, ब्रिक्स, इनमें सब में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है इंडिया। उसके बाद रीजनल कोऑपरेशन, मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे कि सार्क, बीमस्टेक, आसियान, तो इन सब में भी क्या करता है, कोऑपरेट करता है सभी देशों के साथ। मैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, देखो हम क्या, हमारा एम है कि हमें डेवलप्ड बनना है बाय द ईयर 2047। तो इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मतलब उसको क्या करने की कोशिश करता है, हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि हम अब कोशिश कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हमने लॉन्च करी, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, PIL स्कीम हो गई। उसके बाद मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है इंडिया ने स्टार्ट करी है ताकि क्या कर सके, हम हमारे देश में चीज़ें बना सके। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम हो गया, इससे क्या होगा कि हमारे देश में चीज़ें बनेगी, हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम होगी, तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल डिप्लोमेसी, मतलब जो नए नए एमर्जिंग सेक्टर्स है, साइबर सिक्योरिटी, AI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्लोबली दूसरे देशों की पार्टनरशिप के साथ, दूसरे देशों के कोलैबोरेशन के साथ इंडिया इन चीज़ों पे भी क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमेशा कोप में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या होती है, बातें होती है इंटरनेशनली, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, तो उन चीज़ों में हमेशा इंडिया क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है जितना उससे बनता है, मतलब जो भी उसकी पॉसिबल, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है। कल्चरल और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, मतलब हमेशा अपने कल्चर को प्रमोट करना, एजुकेशनल प्रमोशन करना, उसके कोलैबोरेट करना, टूरिज्म प्रमोट करना, इन सब चीज़ों में भी इंडिया क्या करता है, फोकस करता है। जैसे G20 की मीटिंग हुई थी, कई सारे देश हमारे देश में आए थे, मतलब कई सारे देशों के लीडर हमारे देश में आए थे, तो वहाँ पे हमारे कल्चर को क्या किया गया था, शोकेस किया गया था। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट असिस्टेंट,
मतलब जब भी रिक्वायरमेंट होती है ना, हमें दूसरे देशों में क्या करता है, हमारा देश सपोर्ट करता है। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आ गया, वहाँ सपोर्ट किया। सूडान में अर्थक्वेक आ गया, वहाँ सपोर्ट किया। किसी देश में सिविल वॉर हो गई तो वहाँ पे मतलब लोगों की हेल्प करी। तो हमेशा क्या करता है, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है। इवन कोविड के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे देशों में भारत ने वैक्सीन पहुँचाई थी। अब हम देखेंगे क्या चैलेंजेस है विच आर एसोसिएटेड विथ आवर फॉरेन पॉलिसी। जैसे रीजनल डायनामिक्स, जैसे कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। बांग्लादेश में देख लो आप, वहाँ की गवर्नमेंट इनस्टेबल हो गई है। म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे कूप रूल आ जाता है। मालदीव्स में वहाँ की गवर्नमेंट हो गई। तो और ऑनगोइंग टेंशन, जो हमारे चाइना के साथ टेंशन चलते रहते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे लिए एक तरीके का चैलेंज है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें क्या ये सब चैलेंज है। क्योंकि हम अगर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहे चाइना का, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहे, और पर ये क्या पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान क्या है, हमेशा टेररिज्म स्प्रेड करता रहता है। हम सोचे अच्छे रिलेशन स्प्रेड करें, मतलब अच्छे रिलेशन बनाए उसके साथ, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है ना। तो इस वजह से हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करता है। उसका सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे लिए, साइबर सिक्योरिटी हो गया, मेरीटाइम सिक्योरिटी हो गया। ये सब क्या है, हमारे लिए थ्रेट से हमारे फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं ये। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस अलायंस बिल्डिंग। देखो, हम बात करते हैं कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब हमारा एरिया हमारा है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन हो गया। लेकिन वही इंडो पैसिफिक को बचाने के लिए हम किसका सपोर्ट ले रहे हैं, क्वाड ग्रुपिंग हो गया, जैसे किसका, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हम मतलब उनका सपोर्ट भी ले रहे हैं और बोलते हैं कि वो हमारा रीजन है, मतलब हमारी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो इन दोनों को बैलेंस करना क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। तो यही सब था फॉरेन पॉलिसी के बारे में, कि हमने देखा कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से इवोल्यूट हुई, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या पिलर्स है, हमने सभी चीज़ों के बारे में बात करी। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।